तो क्या हाल चाल है भाई आप लोग का। इसी के साथ हमारा और एक नया वन शॉट आ चुका है क्लास 11 सीबीएसई वाले बच्चे लोग के लिए, जो कि होने वाला है किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। यानी कि ये जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा क्लास 11 केमिस्ट्री का, उसका वन शॉट आज मैं शूट करूंगा। ठीक है, आज के इस वन शॉट में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, पहले कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना, कौन कौन से पहले साइंटिस्ट आए, वो क्या क्या बताएं, वो अपना अपना एक टेबल दिए, पहले अपना अपना बात बताए कि एलिमेंट्स को हम ऐसे सजा सकते हैं, उनका हम कुछ खामियां को देखेंगे, उनके खामियां से हम कुछ सीखेंगे, उनसे जो सीखेंगे उससे हम अपना पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, अपना नहीं मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम डायरेक्ट पैर नहीं रखेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि अर्ली साइंटिस्ट लोग क्या बोलते थे, फिर डोवेर्नियर चाचा क्या बोलते थे, फिर ऑक्टेव न्यूलैंड जी क्या बोलते थे, फिर आपका मॉसले जी वो क्या बोलते थे, फिर आखिर में आपका कौन आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग ऐसे करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पढ़ेंगे, दूसरों की गलतियों से सीखते हुए चलेंगे क्या हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना कि आपको जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल गया तो उसमें पीरियड्स क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, कैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग आज के इस लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपका भी विकास होता रहे। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक क्या है आज के इस लेक्चर का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम एक काम करते हैं, वन लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ए बी करके हम लोग चलते जाएंगे कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में कैसे पहले साइंटिस्ट आए, फिर दूसरा कौन आया, फिर तीसरा कौन आया, फिर चौथा कौन आया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया, अर्ली साइंटिस्ट लोग, यानी कि इन लोग का नाम हमें नहीं पता है, पर अर्ली साइंटिस्ट लोग क्या सोचते थे वो मैं आपको बता दूं। अर्ली साइंटिस्ट लोग, अर्ली केमिस्ट लोग ये सोचते थे, और ये वो लोग ऐसे अरेंज करते थे, वो लोग अरेंज करते थे एलिमेंट को बाय देयर वैलेंसी, या फिर वो मेटल है कि नॉन मेटल है। यानी कि अर्ली साइंटिस्ट लोग जो थे, दे अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैलेंसी, और दे आर मेटल या फिर नॉन मेटल। आइदर वो मेटल है उसके बेसिस में उसको सजाते थे, या फिर वो नॉन मेटल है उसके बेसिस में उसको सजाते थे, या फिर उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग। पर ये मेथड फेल हो गया। ये मेथड फेल होने का कारण क्या है पता है, कि एलिमेंट्स मल्टीपल वैलेंसी शो करते हैं। कोई एलिमेंट्स आइदर मेटल होते हैं या फिर नॉन मेटल होते हैं, या फिर उनके पास दोनों प्रॉपर्टी होता है। यानी कि इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका ड्रॉबैक क्या था भाई, कि एलिमेंट्स शोस मल्टीपल वैलेंसी। यानी कि भाई जैसा कि मान लो आपके पास कॉपर है, ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है। स्कैंडियम टाइटेनियम वैंडियम स्कैंडियम टाइटेनियम मैंगनीज, स्कैंडियम टाइटेनियम वैंडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, कॉपर का होता है 29। तो कॉपर का अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखे हो तो आपको ये वाला एटॉमिक नंबर पता होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। अगर आपको ये वाला एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं नहीं पता है तो आप वहां पर सर्च करिए एटॉमिक स्ट्रक्चर वन शॉट बाय केमिस्ट्री बाय राघव, तो आपको वहां पर मेरा वन शॉट मिल जाएगा जिसमें मैं आपको ये सिखाया हूं। ठीक है, कैसे आप लिखोगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 हो गया। तो यहाँ पर कॉपर क्या करता है, कभी कभी कॉपर 1+ वैलेंसी शो करता है, या फिर कभी कभी कॉपर 2+ वैलेंसी शो करता है। तो उसको सजाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा था। यानी कि भाई मान लो आप कभी बोलो कि आप हो टॉपर, और मैं आपको दे दूं एक क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, तो बात तो गलत हो गया ना भाई। अगर आप कहीं पर अपना 1+ वैलेंसी दिखा रहे हो और आप कहीं पर 2+ वैलेंसी दिखा रहे हो, तो साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए, बोला कॉपर यार सल्फर के साथ भी रिएक्ट कर जा रहा है, कॉपर आपका क्लोरीन के साथ भी मान लो रिएक्ट कर जा रहा है, तो मल्टीपल वैलेंसी होने के कारण ये परेशानी हो गया। तो साइंटिस्ट लोग अर्ली केमिस्ट इसलिए फेल हो गए क्योंकि बहुत सारा मल्टीपल वैलेंसी आ रहा था, एक एलिमेंट मल्टीपल वैलेंसी दे रहा था। अब मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 2+ होता है,
तो कैल्शियम का वैलेंसी 2+ है, कॉपर का वैलेंसी 2+ है, तो दोनों को कैसे अलग अलग जगह सजाएं, कौन सा अच्छा मेटल है, कौन सा थोड़ा कम मेटल है, किसके पास ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी है, किसी के पास कम। तो अर्ली केमिस्ट लोग इसलिए फेल हो गए भाई, क्योंकि वो एलिमेंट उनका जो मतलब उनका जो तरीका था उसमें एलिमेंट जो थे वो मल्टीपल वैलेंसीज शो कर रहे थे, तो इसलिए वो फेल हो गया। अब कौन आएगा, हमारा डोबेर्नियर चचा आएगा। डोबेर्नियर चचा क्या बोलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब कौन आया आपका बी वाला, मान लो डोबेर्नियर चचा। डोबेर्नियर चाचा आए आपके 1815 में। 1815 साल में है डोबेर्नियर चचा। इसके 100 साल के बाद आपका कौन डिस्कवर हुआ, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल डिस्कवर होने में 100 साल लग गया। अर्ली केमिस्ट लोग तो डोबेर्नियर चचा से भी पहले आए थे। तो डोबेर्नियर चचा 1815 में, और 100 साल के बाद कौन आया आपका, ये आपके मॉडर्न पीरियडिक टेबल आया। तो यानी कि उसके बीच में 100 साल लग गया। तो 100 साल में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए रहेंगे, पर जो साइंटिस्ट लोग अच्छा बात बताएं, जो साइंटिस्ट लोग नया चीज बताएं, हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो डोबेर्नियर जी आए 1815 में। ये क्या किए कि अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। वो क्या किए, ये सर आए और बोले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रहेगा, हम एलिमेंट्स को वैसे ही अरेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एटॉमिक मास के बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। पर ये जैसे कि, और ये क्या दिया, ही गेव अ लॉ ऑफ ट्राइड्स, ही अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायड्स। ट्रायड्स के बेसिस में ये क्या किया, अरेंज करना चालू किया, ठीक है। यानी कि ये क्या किया, ट्रायड्स के बेसिस में अरेंज करना चालू किया। सर ट्रायड्स क्या होता है, इन्होंने कहा कि जैसा कि मान लो आप 3 एलिमेंट ले लो, सोडियम, और आप 3 एलिमेंट ले लो, कैल्शियम, स्कॉटियम और बेरियम। कैल्शियम, स्कॉटियम और बेरियम ले लो, ठीक है। तो आप क्या करो, पहला का एटॉमिक मास ले लो जो कि कैल्शियम का है 40, और तीसरा का एटॉमिक मास ले लो जो कि है 137। तो जब आप क्या करोगे, जब आप कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मास को ऐड करोगे, एटॉमिक मास को ऐड करोगे और उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, बीच वाले का एटॉमिक मास मिल जाएगा, बीच वाले का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 87.5 आ जाएगा, और स्कॉटियम का 88 है। इस बेसिस पे अरेंज किया, यानी कि वो 3 एलिमेंट को ले लिया और ऐसे अरेंज किया कि पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट का एटॉमिक मास को जब आप ऐड करोगे और जब आप उसको डिवाइड करोगे 2 से, तो आपको बीच वाला एलिमेंट का मास मिल जाएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ ये सीक्वेंस वो कर दिया। पर ये मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। ये मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। ड्रॉबैक क्या हो गया इस मेथड का, कि ड्रॉबैक क्या हो गया सर, कि इट वाज नॉट वैलिड फॉर ऑल द एलिमेंट्स, इट वाज नॉट वैलिड फॉर ऑल द एलिमेंट्स। ये हर एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं हो पा रहा था भाई। लेटर व्हेन न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, लेटर व्हेन न्यू एलिमेंट्स कम, दे कांट बी अरेंज्ड। तो और क्या हुआ कि लेटर नो स्पेसेस वेयर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। यानी कि मान लो उस समय ऐसे एलिमेंट जो कि डिस्कवर नहीं हुए थे, और लेटर मान लो 1820 में, 1825 में वो सब एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उनके लिए भी खाली जगह नहीं था इसमें, तो वो एलिमेंट्स को कहाँ सजाएंगे। तो ये सब परेशानी हो गया था किसका, डोबेर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स में। तो डोबेर्नियर का वही मेथड था भाई कि हम लोग ट्रायड्स के बेसिस में अरेंज करते हैं, यानी कि पहला एटम का एटॉमिक मास और तीसरे एटम का एटॉमिक मास दोनों को ले लेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, और जितना उसका आंसर रहेगा वो इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट रहेगा। और एक चीज आप और समझो, जो कैल्शियम, स्कॉटियम और बेरियम है, ठीक है, आप ऐसे ही ले लो, कैल्शियम के बगल में कौन है, कैल्शियम के बगल में कौन है भाई आज के समय में, कैल्शियम के बाद है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम है, ठीक है। तो कैल्शियम और टाइटेनियम को जब आप ऐड करोगे तो बीच में कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो स्कैंडियम आना चाहिए बीच में,
समझ रहे हो ना, पर स्कॉटियम आता है। तो ये मेथड इसलिए फेल हो गया, आपको इसको इतना दिमाग में नहीं बैठाना है क्यों हुआ फलना टिमकाना, बस ये याद रख लेना कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जगह नहीं छोड़ा गया था, और आपका दूसरा पॉइंट क्या है कि हर एटम के लिए वैलिड नहीं था, और ये ट्रायड्स के बेसिस में अरेंज किया गया था। ठीक है, अब हम लोग अपना थर्ड पार्ट देखेंगे जो कि रहेगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो आप पहले इतना को तो नोट कर लीजिए। तो अब कौन आया हमारे डोबेनेर्जी के बाद? न्यूलैंड जी है। न्यूलैंड क्या किए, अरेंज किए एलिमेंट्स को, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे ये क्या कर दिया, अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को। सर सेम काम तो डोबेनियर भी किए थे, तो इसका मेथड आप हम लोग को क्यों पढ़ा रहे हो? तो ये क्या दिया था आपको, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ही गेव अस द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है? ये क्या बोला ना कि हमारे पास जैसे गाना में 7 ताल होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सा और सा आपस में क्या हुए, रिपीट हुए। वापस से हमारे पास गाना में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सा और सा आपस में रिपीट हुए। तो ये बोले कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है वो सेम रहेगा, उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा जैसे कि 7 सुर रहता है। यानी कि मान लो सा रे गा मा पा दा नी, फिर से सा आ गया, तो सा और सा दोनों का प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि ऐसा एलिमेंट जो सा में है वही सेम रहेगा आपके यहाँ पर सा वाले में। यानी कि मान लो हम यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसका बोलने का मतलब यह था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा कौन बोला, न्यूलैंड जी बोले। पर इनका मेथड भी फेल हो गया था। फेल हो गया था क्योंकि ये इनका ड्रॉबैक यानी कि ये फेल क्यों हो गया? तो इनका ड्रॉबैक होने का कारण क्या है भाई आपका, कि ही डिडंट लेफ्ट स्पेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जगह नहीं छोड़ा। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए भाई साहब ये जगह नहीं छोड़े। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या था, इट वॉज वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। यानी कि आपके पास जो कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, ये वहीं तक सिर्फ वैलिड हो पा रहा था। यानी कि ये बोले भाई ही गेव अस द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी कि पहला और जो 8वां एलिमेंट रहेगा उनका प्रॉपर्टी सेम रहेगा। जैसे सा और सा रिपीट होता है उसे प्रॉपर्टी भी रिपीट होगा। पर ये मेथड फेल हो गया क्योंकि ये स्पेस नहीं छोड़ा और ये कैल्शियम तक ही वैलिड था। ठीक है, अब हमारे पास कौन आएगा भाई, न्यूलैंड के बाद आएगा मेंडलीव चचाएंगे। वो एक बढ़िया काम किए थे, वो थोड़े बढ़िया काम किए थे। वो साइंटिस्ट ने अरेंज किया था, पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने अरेंज किया टेबल के फॉर्म में। ठीक है, पहले आप इतना को तो नोट करिए। तो मेंडलीव जी आए 1869 में। ठीक है, 1869 में मेंडलीव जी। कहाँ पर रेस चालू हुआ था, 1815 में रेस चालू हुआ था पीरियोडिक टेबल बनाने का। 1869 हो गया, अभी तक हमारा पीरियोडिक टेबल नहीं बना। ठीक है, तो 1869 में मेंडलीव जी आए। वो क्या किए, ही अरेंज्ड the elements in increasing order of atomic mass। ये साला भी एटॉमिक मास के बेसिस में ही अरेंज किया, किसको, आपके एलिमेंट्स को। पर ये एक पहला साइंटिस्ट था और बढ़िया काम ये किया कि he put the elements in the table in the form of रो एंड कॉलम। भाई ये पहले साइंटिस्ट थे, कॉलम का स्पेलिंग होता है COLUMN, कॉलम देख लेना। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला
कि भाई हम लोग एलिमेंट्स को पुट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन द टेबल, यानी कि एक टेबल, आपके पास एक टेबल रहेगा, जैसे आपका टाइम टेबल कैसा रहता है, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपका ऊपर पीरियड्स रहता है और नीचे में आपका सब्जेक्ट लिखा रहता है। तो ये क्या टाइम टेबल को देख के आप समझ जाओगे ना कि आपका क्लासेस कैसे कैसे शेड्यूल है। और से ही आपका जो ये मेंडलीव जी है, इनका भी था कि एक टेबल के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रख देते हैं और उसको देखते ही आप बता दोगे कि हाँ लेफ्ट साइड में है तो ये मेटल है, अरे बीच में है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, अरे ये थोड़ा इधर है तो ये नॉन मेटल है, अरे ये पूरे लास्ट में है यानी कि नोबल गैस है। यानी कि भाई आप एकदम देखो, आपका सिर्फ आंख से आंख उससे मिले, सारा बात नजर ही नजर में हो जाए, वही काम कौन करना चाहते थे, मेंडलीव जी करना चाहते थे। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को सजाया ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टेबल्स। यानी कि भाई आंखों आंखों में ही काम हो जाता है, भाई पढ़ाई नहीं हो पा रहा पर आंखों आंखों में ही काम हो जाता है, ऐसा सोच के इनका था मेंडलीव का। ठीक है, तो ये रो एंड कॉलम में डाले और ये मॉडर्न पीरियड टेबल का बेस डाल दिए, बेस बना दिए। 1869 में ये बेस बनाए, 1915 में मॉडर्न पीरियड टेबल मिला, फिर भी बहुत समय भी। ठीक है, तो इनका ड्रॉबैक क्या था, कि इनका ड्रॉबैक क्या था भाई, इनका ड्रॉबैक क्या था कि मेथड कुडंट justify position of certain elements like rare earth metal, ऐसे मेटल जो कि रेयर हो, बहुत आसानी से नहीं मिला आपको, एंड आइसोटोप्स और रेयर अर्थ मेटल का ये जगह नहीं छोड़ पाया, उसका पोजीशन वो नहीं बता पाया कि वो कहाँ पर रहेंगे। लेटर आपको दिखेगा, मतलब मॉडर्न पीरियड टेबल में है, जैसे ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एक मिनट, जैसे हमारे पास ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पर है मेटल, यहाँ पर क्या है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ पर क्या है नॉन मेटल्स, ये सब क्या है नोबल गैस, और रेयर अर्थ मेटल वगैरह को एक्टिनाइट एक्टिनाइट करके यहाँ पर नीचे रख दिया गया है। ठीक है, ये दो जो बॉक्स है, तो ये सब का जगह ये नहीं बता पाए, इसलिए क्या हो गया, चेंज हो गया। अरे यार हमारा कैमरा थोड़ा गिर गया भाई, एक मिनट बस। ठीक, तो मेंडलीव जी का ये परेशानी हो गया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, तो ये हो गया क्या ड्रॉबैक। ठीक है सर, समझ गए। अब कौन आएगा, मौसले जी आएंगे। 1912 में मौसले जी आएंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हमें दे के चल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, तो मेंडलीव का इतना ही था, हाँ इतना ही था। अब आएंगे कौन, मौसले जी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मिल ही जाएगा और अप्रोक्स अप्रोक्स मिल जाएगा, आप इतना को नोट कर लीजिए। तो मौसले जी है 1912 में, और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स in the increasing order of atomic number। यानी कि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इसको किसको आपका पीरियोडिक टेबल को दिया। यानी कि ये पहले साइंटिस्ट थे भाई जिन्होंने आपके पीरियोडिक टेबल को किसमें किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सजाया। अभी तक सब कोई क्या कर रहा था, एटॉमिक मास के बेसिस पे सजा रहा था ना, तो ये क्या किया, ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सजाना चालू किया। ठीक है, और ये बहुत सारा आपके डिफेक्ट को रिमूव कर दिया था, he removed maximum defects of मेंडलीव। मेंडलीव क्या किया था ना, एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था, तो ये क्या बोला, हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करना ज्यादा अच्छा इसलिए होता है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर भाई प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होते रहता है पर प्रोटॉन तो फिक्स रहता है ना, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, तो वो ज्यादा रिलायबल मेथड था एज कम्पेयर टू क्या आपका एटॉमिक मास। ठीक है, ठीक है सर, तो ये क्या किया, मैक्सिमम डिफेक्ट सबको तो रिमूव कर दिया किसका, मेंडलीव जी का। ठीक है, और क्या है, और ये क्या बोला कि he stated that
द प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन, he stated that properties are periodic function of their atomic number. यानी कि भाई ये बोल दिया कि जो आपका एटॉमिक नंबर है, he stated that properties are periodic function of their atomic number, यानी कि जो आपके प्रॉपर्टीज है किसका, आपके टेबल का, वो पीरियोडिक है, यानी कि एक के बाद वो रिपीट करे। जैसे कि देख लो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एक नंबर, हाइड्रोजन अगर आपका यहाँ पर, रुको एक मिनट, 10 क्लास के बुक से मैं निकालो ना, एसएससी 10th वाले बुक से टेबल, गजब का टेबल है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको दिखता ही होगा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कौन है, लिथियम है, लिथियम के जस्ट नीचे कौन है, सोडियम है, सोडियम के जस्ट नीचे पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो आप एक चीज देख सकते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, फिर लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2,1, 3 है, इसका 1 है, तो 3 का कैसे होगा 2,1, या आप इसमें लिख लो 2,1 या फिर आप लिख लो 1s2 2s1। फिर लिथियम के बाद जस्ट नीचे कौन है, सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11, तो इसका 2,8,1। फिर पोटेशियम का कितना 19, तो 2,8,8,1। तो जैसा कि आप देख सकते हो 1 1 1 1, इसके लास्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये पीरियोडिक है ना भाई। आप जैसे जैसे एक कदम नीचे उतरोगे तो आपको वही चीज देखने को मिलेगा, अब एक नीचे उतरे तो वही एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और एक नीचे उतरे तो एक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाओगे तो वो पीरियोडिक फंक्शन ही उसका रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाओगे तो उसका फंक्शन पीरियोडिक रहेगा, यानी कि वो एक ही चीज को रिपीट करेगा, इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन हमेशा रिपीट होंगे, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो मॉसले जी आए, ये सब बता दिए। तो अब फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हमें मिला कंक्लूजन भाई, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो भाई साल 1915 में फाइनली हमें मिल गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव का इसमें क्या योगदान था, मेंडलीव जी का इसमें योगदान क्या था कि सबसे पहला तो वो टेबल बनाए जो कि कॉमन है आपका मेंडलीव और मोस्ले में, तो वो पॉइंट मैंने लिख रहा हूं। मेंडलीव जी यहाँ पर अरेंज किए थे, अरेंज इन, लिख देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बेसिस में वो कर दिए थे, अरेंज कर दिए थे। फिर मोस्ले जी आए, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ये एक बढ़िया काम किए, ठीक है। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या टेबल आ गया जो कि आपको अभी हम बता देंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 रोज हो जाते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हो जाते हैं, सब अभी आपको हम बता देंगे। तो अब हम लोग फाइनली क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो मैं चाहता था आपको डायरेक्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बता देता, पर अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे मान लो कि कोई एक पुराना, जैसे मान लो एक घर बनने का है, तो आपको मैं डायरेक्ट एक घर दिखा दूंगा तो आपको कैसे पता चलेगी घर कैसे बनता है। घर में सीमेंट लगता है, बालू लगता है, आपका बेस बनाना पड़ता है, घर का रड लगता है, वो रॉड लगता है, फिर आपका पानी लगता है वो सब मिक्सचर बनाने के लिए, फिर आपको कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये सब भी तो लगता है घर बनने में। बस एक आपको 4 दीवार वाला घर तो नहीं चाहिए ना, कैसे बनता है आपको वो चीज पता करना पड़ेगा। और सही भाई 100 साल लग गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में, तो मैं आपको पहले का गलती सब क्यों बताते हुए चला, आपको पता है क्योंकि आपको पता रहे कि कैसे बना है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई अच्छा पीरियोडिक टेबल है तो आप बताओ, और आप ऐसे नहीं बता सकते ना, उसके लिए ग्रेजुएशन करो, फिर एमएस करो, फिर पीएचडी करो, उसके बाद और रिसर्च करो सब में बैठ के। तो फिर अगर आपके पास अच्छा टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से अच्छा टेबल है, तो आप अपना एक पेपर जारी करो और उसमें बताओ कि आपके पास ये मेथड है, तो ये भी हो सकता है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है सब में तो आगे बढ़ो, करो और अपने नए नए डिस्कवरी करो। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास यहाँ पर मिल गया, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मिल गया।
तो अब मैं आपको क्या बताऊंगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे होता है, काम क्रिया कैसे है इसका, ठीक है। तो आप पहले इतना को तो नोट कर लीजिए। तो जो हमारे पास अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आपके पास सबसे पहला 7 हॉरिजॉन्टल रोज होता है जिसको आप क्या बोलते हो, पीरियड्स बोलते हो। और ये आपका डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ शेल। जितना नंबर ऑफ शेल रहेगा उतना उसमें क्या है, पीरियड है, ठीक है, उसका उतना पीरियड नंबर होता है। और 18 वर्टिकल कॉलम होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि भाई देखो, ये हमारे पास है अभी पीरियोडिक टेबल। तो पीरियड देखो, ऐसे देखो, ये पीरियड 1 है, दिख रहा होगा, पीरियड 1 है, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे हॉरिजॉन्टल, 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और 18 वर्टिकल कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे 18 जो ऐसे वर्टिकल कॉलम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। अब पीरियड कैसे डिसाइड होगा, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम है तो उसके पास पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, जैसे हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ एक शेल है, तो उसका वो कौन सा पीरियड में हो गया, देखो पीरियड 1 में। अब लिथियम के पास 2 शेल है तो पीरियड 2 में। और इसी तरह सोडियम में 3 शेल है तो पीरियड 3 में। पोटेशियम में 4 है तो 4, ऐसे करके पीरियड डिसाइड होता है। अब ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो जैसे मान लो आपके पास बोरॉन है, बोरॉन में नहीं जाते अभी, थोड़ा वो मजा वाला है। अगर मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का 2,8,8,2, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो ये कौन सा ग्रुप में हो गया, दूसरा ग्रुप में हो गया। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए, हाँ समझ गए। अब हम आपको क्या बताएंगे कि आप कैसे पीरियड को बना सकते हो, कैसे आप ग्रुप में बना सकते हो, क्या क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या बोला था आपको कि अभी हम लोग पढ़ेंगे पीरियड और ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो मैं ना थोड़ा सीक्वेंस में अब चेंज कर रहा हूँ। हर यूट्यूबर, मतलब हर यूट्यूबर यानी कि जितने भी टीचर्स लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डोवेर्नियर और न्यूलैंड और मॉडर्न पीरियड टेबल बताने के बाद पीरियड्स और ग्रुप के बारे में बताते हैं। उसके बाद वो लोग आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह के बारे में बताते हैं, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो। पर मैं क्या करूंगा ना, अभी मैं पहले आप लोग को रेडियस समझाऊंगा। देखो मेरे पास सीक्वेंस है यूट्यूबर्स का, यूट्यूबर्स लोग ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ठीक है, टीचर्स लोग जो भी है। तो वो लोग क्या करते हैं कि मॉडर्न पीरियड टेबल के बाद पीरियड्स ग्रुप पढ़ाते हैं, फिर एलिमेंट एटॉमिक नंबर जिसका 100 से ज्यादा है वो सब पढ़ाते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस उनके लिए ठीक है। पर मैं क्या करूंगा ना, अभी मैं करूंगा कि मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा एटॉमिक रेडियस वगैरह, उसके बाद मैं आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग पीरियड और ग्रुप पढ़ेंगे। ऐसा सीक्वेंस चेंज करने का पीछे का रीजन ये है कि जैसे आप पहले पढ़ लोगे क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, तो आपको ना पीरियड और ग्रुप को समझने में बहुत आसानी होगा। क्यों पता है, क्योंकि पीरियड और ग्रुप में देखो, पीरियड आपके पास, जैसे मान लो ये रहा हमारे पास पीरियड, ठीक है। हमारा सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है, पर जो हम मेथड में जा रहे हो बहुत बढ़िया मेथड है, हम भी वही मेथड में पढ़े हैं। तो जैसे कि मान लो पीरियड बोल दूंगा मैं, ये लेफ्ट टू राइट है, ये टॉप टू बॉटम है। अब मैं अगर आपको आके अभी जैसे मैं पीरियड पढ़ाऊंगा, मैं बोल दूंगा कि लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस घटता है, तभी पीरियड का जो मतलब एलिमेंट का जो साइज है वो छोटा होते जाएगा। ना आपको एटॉमिक रेडियस पता है, ना आपको साइज पता है, आप पढ़ने चले क्या, पीरियड। यानी कि मंजिल कहाँ है आपको पता नहीं है, पर हाँ हमें वहां पर पहुंचना है, तो उसका रास्ता आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी मैं आपको पहले क्या पढ़ाऊंगा, एटॉमिक रेडियस वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह। फिर हम लोग पढ़ेंगे पीरियड और ग्रुप, जिसमें आपको बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कि सर ने ऐसा सीक्वेंस चेंज क्यों किया था, ठीक है। तो आप बस मेरे साथ हाथ पकड़ लो, लो ये देखो, एक मिनट हाथ पकड़े, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ लिया आपने, बस साथ में पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। एटम का रेडियस हम लोग 3 टाइप के निकाल सकते हैं, यानी कि 3 टाइप के एटॉमिक रेडियस होता है। एक होता है कोवेलेंट,
रेडियस जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, एक होता है आयोनिक रेडियस जो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और एक होता है मेटालिक रेडियस जो मेटल्स बनाते हैं। ठीक है सर। तो तीन टाइप के अपने पास रेडियस होते हैं। आयोनिक रेडियस अपने पास दो टाइप का होता है, एक कैटायनिक यानी कि जो कैटायन का रेडियस रहता है, और एक एनायनिक यानी कि जो एनायन का रेडियस होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके रेडियस सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोवेलेंट रेडियस। सबसे पहले हमारे पास क्या है बॉस, कोवेलेंट रेडियस। ओके सर, ओके। तो कोवेलेंट रेडियस बेसिकली क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूं। तो कोवेलेंट रेडियस में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। देखो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एक कोवेलेंट कंपाउंड दूसरे कोवेलेंट कंपाउंड्स जब ओवरलैप करता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ओवरलैप करेगा तो इसके बीच में यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, हमारा मसला ये नहीं है। कोवेलेंट रेडियस कैसे निकाल, तो एक एटम का रेडियस और दूसरे एटम के रेडियस को जब आप जोड़ दोगे तो यही रेडियस को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट रेडियस। यानी कि भाई जब आप डिस्टेंस निकालोगे दो न्यूक्लियस का स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, मेरे हिसाब से तो NU ये होगा न्यूक्लियस का। आप स्पेलिंग वगैरह, आप इंग्लिश के टॉपर हो भाई, आप स्पेलिंग देख लेना। यानी कि भाई डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, सबसे पहले कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो एक एटम दूसरे एटम से जब ओवरलैप करेगा तो कोवेलेंट आपको ये मॉलिक्यूल मिल गया। ये क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस यानी कि ये मान लो ए एटम है और ये मान लो बी एटम है, तो ए और बी के जो सेंटर है उनके बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। यानी कि आप यहां पर एक चीज समझो कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कार्बन पार्टिकल, मान लो द डिस्टेंस बिटवीन center of two carbon particle, the distance between center of two carbon particle is 1.54 angstrom. So covalent radius is 1.54 angstrom divided by 2। यानी कि भाई पहला चीज आप एक समझो, जो भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनता किससे है, ओवरलैपिंग से, यानी कि शेयरिंग से। आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का रेडियस नहीं बता पाओगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि आप बोलना चाह रहे हो सर, सबसे पहले कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो बना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर आप सिंगल खड़े हो तो ना ही आप शेयर कर पा रहे हो, ना ही आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पा रहे हो, ना ही आप इलेक्ट्रॉन ले पा रहे हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट मॉलिक्यूल कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि आप यहाँ पर अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाह रहे हो तो सामने वाला भी आपके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा, तभी आपके बीच में क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन अभी शेयर कर रहा है, तो ये वाला कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 और 2 टोटल 4 हो गया। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यार समझो, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा में 1 2 3 और 4 हो गया। अब यहां से भी कार्बन आया, उसके पहले में कितने हैं, 2 है, और यहां पर कितना है, 1 2 3 और 4। तो ये दोनों क्या करेगा, एक ऐसे शेयरिंग कर लेगा और एक यहां से शेयरिंग कर लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे इसका गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां से ये भी शेयरिंग कर लेगा और यहां से ये भी शेयरिंग कर लेगा। तो 2 4 6 8, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना हमारा कोवेलेंट में पहला टर्म्स एंड कंडीशन होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है वो कर लिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट। तो कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालोगे भाई, सबसे पहले आप निकाल लो डिस्टेंस इन दोनों का सेंटर का। ठीक है, तो वो क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। ओके सर, ओके।
और जब आप जो हमारा मान लो डिस्टेंस है 1.54 एंगस्ट्रॉम, तो उसको जब आप 2 से डिवाइड कर लोगे तो आपको जैसे ये है ना अपना, यहां से आपको यहां तक का रेडियस मिल जाएगा। यानी कि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आप इंडिविजुअली कोवेलेंट रेडियस नहीं निकाल सकते। आपको कोवेलेंट रेडियस अगर निकालना है तो पहले आप बॉन्डेड स्टेट में एटम कंपाउंड को लो, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। ठीक है सर, इतना सा इसका प्रॉब्लम है। अब हम लोग देखेंगे क्या, आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो पहले आप इतना को नोट कर लीजिए। इसका और एक आप एग्जांपल ले लीजिए क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का मैं लास्ट शेल बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और एक क्लोरीन आया इसके साथ ओवरलैप कर लिया, तो उसका कितना है 1 2 3 4 5 6 और एक आपका 7। ठीक है, तो देखो अब मान लो ये ए क्लोरीन है, ये बी क्लोरीन है, तो भैया बी वाला क्लोरीन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दोनों क्या कर लिए, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लिए, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए भाई सिंपल सा 2 पॉइंट है। पहला आप डिस्टेंस निकाल लो उस मॉलिक्यूल के बीच का सेंटर का, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, आयोनिक और नॉन आयोनिक रेडियस। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग आयोनिक रेडियस के लिए दो तो सब एजम्पशन आप पॉइंट लिख लेना, जो कि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एग्जिस्टेंस ऑफ आयन इन सॉलिड कंपाउंड होना चाहिए, यानी कि जो आयन है वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, और करेक्ट डिवीजन ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि जो दो न्यूक्लियस के बीच का डिवीजन है वो करेक्ट होना चाहिए। बस इतना 2 पॉइंट लिख लो, बस यही चीज है। अब सबसे पहला कैटायन और एनायन क्या होता है, आप ये चीज समझ लो, मैं थोड़ा आपको राइट वे समझा देता हूँ। कैटायन कब होता है, जब व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। और एनायन क्या होता है, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो वो कैटायन होगा। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन, और जब लूज करेगा तो कैटायन। ठीक है सर, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपसे क्या बोलूं, साइज ऑफ कैटायन हमें निकालना है। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन हमें निकालना है, तो अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि कैटायन साइज इज लेसर देन साइज ऑफ पेरेंट एटम, तो आपका चीख नहीं निकल देना अंदर से, चीख नहीं ऐसे चिल्लाना, ये क्या हुआ भाई, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं भाई, अभी मैं समझाता हूँ। देखो मान लो आप क्या ले लो, सोडियम को ले लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, 2,8,1। तो अब सोडियम का कैटायन कैसे बनेगा, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाता है, कैटायन। तो अगर मैं बोलूं Na+, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अभी तो इसका एटॉमिक नंबर 11 रहेगा, पर इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा। समझ में आया। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8,1। पर अब सोडियम क्या हो गया, कैटायन बन गया, यानी कि अपना वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा 2,8। ठीक है, तो अभी आप एक चीज समझो, ये पेरेंट एटम है, ये बच्चा है, यानी कि मैं अगर बाप हूं तो मेरे से निकला मेरा कौन, बच्चा। ठीक है, मेरे से निकला कौन, मेरा बच्चा। तो यहां पर सोडियम है, Na+ है। ठीक है, तो देखो सोडियम के केस में इन Na 11 प्रोटॉन हैव अ होल्ड ऑन 11 इलेक्ट्रॉन। भाई सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, हाँ सर समझ गए। और इन Na+ यानी कि जो सोडियम का कैटायन है, वहां पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे। सो साइज ऑफ कैटायन is smaller than
पेरेंट एटम। बात को समझो भाई, मान लो आपका ये हाथ है जिसका कैपेसिटी है 11 किलो और उसमें आपके हाथ में रख दिया गया हो 11 किलो का वजन, तो आप उसको अच्छे से पकड़ पाओगे कि आपका हाथ में, आपका हाथ का वजन, मान लो ये बेकार एग्जांपल सर, थूथू है आपके ऊपर, नहीं मम्मा आ रहे तेरी, थूथू नहीं, सुन भाई सुन, अगर हम एक काम करते हैं, आपका हाथ की कैपेसिटी है 11 चॉकलेट पकड़ने का, ठीक है, तो आप 11 चॉकलेट को पकड़ लिए, पर अगर आपका हाथ की कैपेसिटी 11 चॉकलेट पकड़ने को, आपको 10 चॉकलेट पकड़ा है तो आप उसको और अच्छे से पकड़ोगे, 9 चॉकलेट पकड़ा है तो और अच्छे से पकड़ोगे, और अच्छे से पकड़ोगे, तो जैसे जैसे देखो प्रोटॉन तो नहीं बढ़ रहा है, घट रहा कौन है, पर इलेक्ट्रॉन घट जा रहा है। तो मान लो यहां से ये हाथ 11, ये हाथ, मतलब यार एग्जांपल नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो टग ऑफ वॉर चल रहा है, यहाँ से 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और अपने अंदर उसको समा के रखा है, पर यहाँ से जब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो और अपने तरफ खींच पाएगा उसको, यानी कि उसका साइज और ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि आपके पास यहाँ पर क्या है, सोडियम है, ये पहले कितना था, इसके पास 3 शेल थे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ से ये जो न्यूक्लियस है, इसको इतना एरिया इसको कवर करना था, ठीक है, पर जब ये Na+ हो गया, जब ये Na+ हो गया, तो अभी तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब न्यूक्लियस को सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस घट गया ना, पहले सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक, अभी सेंटर से लेके वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो जब आप देख सकते हो कि Na से जब Na+ हुआ तो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, तभी मैं बोलता हूं कि इन Na+ साइज ऑफ कैटायन जो होता है वो छोटा होता है किससे, पेरेंट एटम से। समझ गया भाई, साइज के लिए आपको सेंटर से एंड पे ही जाना पड़ेगा, पर जब कैटायन को आप ले लोगे तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए उसका साइज छोटा हो जाएगा। अब हम लोग किसको देखते हैं, एनायन को देखते हैं, ठीक है, तो मैं इस पार्ट को मिटा लेता हूं। तो अब क्या है हमारे पास, साइज ऑफ एनायन, जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन में 17 प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसका 287 होता है। पर अब मान लो मैं क्लोरीन माइनस बोल रहा हूँ, क्लोरीन कहीं से इलेक्ट्रॉन मांग लिया, तो अभी भी तो उसका 17 प्रोटॉन है, पर उसमें 2,8,8 इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। आपका हाथ का कैपेसिटी है 17 चॉकलेट पकड़ने का, अगर आपको 18 चॉकलेट पकड़ा दे तो आपका हाथ और खुल जाएगा ना, आपका हाथ और खुल जाएगा, ठीक है, आपका हाथ और खुल जाएगा। तो अभी मैं आपसे बोल दूं क्या सर, कि साइज ऑफ एन आयन is more than parent atom। मान लो ये पॉजिटिव है, ये पहला शेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, पर अब क्या हो गया, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो पॉजिटिव से यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव से ये वाला में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना पड़ रहा है। भाई आपका मुंह है 2 रोटी एक बार में डालने का, मतलब आपका पेट में भूख है 2 रोटी का, अगर मैं आपको बोल दूं कि आप 3 रोटी खाओ तो आपका पेट थोड़ा बाहर आ जाएगा ना, बाहर आ जाएगा ना भाई आपका पेट। वही बात है भाई, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो प्रोटॉन को और मेहनत करना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए, न्यूक्लियर चार्ज तो कांस्टेंट है पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही वजह है कि साइज ऑफ एनायन जो रहता है वो ज्यादा रहता है किससे, पेरेंट एटम से। ठीक है सर, यानी कि सर अभी आपने कोवेलेंट रेडियस बता दिया, आयोनिक रेडियस भी बता दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे अपना लास्ट, मेटेलिक रेडियस, तो आप इतना को नोट कर लीजिए बॉस पहले। मेटेलिक रेडियस भाई ऐसा रेडियस जो कि मेटल बनाता हो उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। तो मान लो एक ये आपके पास सोडियम का पार्टिकल है और एक ये सोडियम का पार्टिकल, ये लोग दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करते, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्या, मेटेलिक रेडियस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्या, मेटेलिक रेडियस। अगर मान लो मेटेलिक रेडियस Na का है 1.86 एंगस्ट्रॉम,
Na क्या आपका मेटल है, तो उसका अगर कोवेलेंट रेडियस अगर आपको बोल दिया जाए, कोवेलेंट रेडियस, तो वो कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, यानी कि समझो भाई Na का जब दो पार्टिकल लोगे तो उसका मेटल का रेडियस आ जाएगा 1.86 एंगस्ट्रॉम, इतना डिस्टेंस। पर अगर आप उसका कोवेलेंट रेडियस निकालने जाओगे तो कोवेलेंट में तो आपस में ओवरलैप हो जाते हैं ना, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है 1.84 एंगस्ट्रॉम। ये आपको समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इससे क्वेश्चन आते ही नहीं है मेटेलिक रेडियस से। ठीक है, अब हम लोग अपना मेन चीज क्या पढ़ने जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीरियड और ग्रुप। ठीक है, मेटेलिक रेडियस नहीं समझ में आया तो आपके ऊपर लालत है भाई, इजी सा टॉपिक है, समझ जाओ। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपका मास्टर बोल दिया ना, कोई बात नहीं। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पर अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आप इतना को नोट करिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है भाई, अगर आपको एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो कितना एनर्जी देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लो आपके पास सोडियम एटम है, इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितना एनर्जी देना है इस एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इसी को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। तो ये कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है अभी हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड, 3-4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर, सर फैक्टर से क्या परेशानी हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी पे, भाई आप किन किन चीजों पे डिपेंड करते हो, खाने पानी, खाना पानी, खाना पानी और आपका पढ़ाई और आपका एजुकेशन वगैरह, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब फैक्टर है आपके लाइफ का। और आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप कमजोर हो जाओगे, आप जिम जा रहे हो तो आपका बॉडी में बल्क नहीं होगा, फलना ढिमकाना बहुत चोचला है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होता है, मतलब वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, अभी हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, साइज ऑफ एटम। जितना ज्यादा साइज होगा एटम का उतना ही कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। द मोर द साइज ऑफ एटम, लेस विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का एक और डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, या उसको मैं यहां पर मिटा के लिख देता हूं। सर गजब का डेफिनेशन है ना वाला, ये सबको मैं हटा देता हूं। गजब का डेफिनेशन है वाला, क्या है सर गजब का डेफिनेशन, भाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई एक चीज बताओ, आपके पास सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम एटम है सर, तो सोडियम एटम क्या है, अभी एक एटम है, पर जब आप उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कैट आयन। क्या बन जाएगा, कैट आयन। यानी कि आयन बनाने में कितना आपको एनर्जी देना पड़ेगा उस एटम में, वही क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो डेफिनेशन को तोड़ के आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आयन बनाने के लिए आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, वो भी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। या फिर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना आपको एनर्जी देना पड़ेगा, वो भी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो साइज ऑफ द एटम, जितना ज्यादा साइज होगा एटम का उतना ही कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो या कम हो इस पे कोई परेशानी नहीं है, आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, जैसा कि मान लो आपके पास है
एक है आपके पास हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम है, ठीक है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। वहीं पर आप बेरिलियम के जस्ट नीचे ले लो आपका 2 है ना, तो मैग्नीशियम ले लो, ठीक है। तो मैग्नीशियम के पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पर अगर आपसे बोला जाए कि कहाँ का आप इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हो, तो आप किसका निकाल सकते हो? मैग्नीशियम का आप इजीली निकाल सकते हो। इसके पीछे का रीजन क्या आपको पता है? देखो बेरिलियम में 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को बढ़िया से होल्ड करके रखे हैं, पर मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे हैं। और एक चीज समझो, यहाँ पर जो बेरिलियम है इसका साइज छोटा होने के कारण ये उसके ऊपर बढ़िया से पकड़ बना के रखा है, पर मैग्नीशियम का साइज बहुत बड़ा है तो ये आखिर तक पकड़ नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो साइज ऑफ द एटम जितना ज्यादा होगा, साइज ऑफ द एटम जितना ज्यादा होगा उतना ही कम हो लगेगा आयनेशन एनर्जी, यानी कि उतना ही कम एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों सेम ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 2 का, पर मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है एज कंपेयर टू क्या? बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अलोंग द ग्रुप, अगर आपसे बोला जाए अलोंग द ग्रुप और डाउन द ग्रुप, अब ये चीज का झमेला चालू हुआ, ठीक है। तो साइज ऑफ द एटम में क्या होता है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अभी आपको हर एक में अलोंग द ग्रुप और डाउन द ग्रुप का मैं आपको मतलब बताऊंगा। तो अगर आपसे बोला जाए अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। अभी पीरियोडिक टेबल खोल के आपको समझा दूंगा। देखो ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल, सर ये तो बुक है, हाँ इसके अंदर है पीरियोडिक टेबल। अलोंग द ग्रुप, ये देखो ये पीरियड है, ठीक है। अलोंग द ग्रुप यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ये ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14। तो ये क्या है? अलोंग द ग्रुप, यानी कि जब आप ग्रुप के अलोंग बढ़ रहे हो, तो अलोंग द ग्रुप आप देख सकते हो, जैसे कि पीरियड 3 को मान लो, तो आप अलोंग द ग्रुप यहाँ पर बढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि सोडियम का साइज बड़ा है कि क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सोडियम का साइज बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नया शेल ऐड नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ शेल ऐड नहीं हो रहा है, पर आपके इलेक्ट्रॉन उसमें कंटिन्यूअसली ऐड होते जा रहे हैं। यानी कि सर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जैसे आप यहाँ पर सोडियम को ले लो, तो यहाँ पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, पर यहीं पर आप इसके क्लोरीन को ले लो जो कि 17 ग्रुप में है, तो इसका पहला दूसरा और तीसरा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर नया शेल ऐड नहीं हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसलिए साइज छोटा होते जा रहा है, ठीक है। और साइज जितना ज्यादा छोटा होगा आयोनेशन एनर्जी उतना ज्यादा लगेगा। भाई मान लो कि आपको ऐसे करके एक कमरा है जिसके अंदर 10 ठो बॉल है, ठीक है, और 10 ठो बॉल एकदम परफेक्टली प्लेस्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच में 10। तो ऐसे ना 10 एकदम परफेक्टली लेटिस के फॉर्म में प्लेस्ड है रूम में, उसके बीच से आपको एक बॉल निकालना तो आपको परेशानी होगा। पर अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास बड़ा सा हॉल है, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ शेल बहुत ज्यादा है, तो आप उसमें इजीली वहां से कहीं से भी बॉल निकाल सकते हो, ठीक है। तो भाई लेफ्ट टू राइट क्या होगा? अलोंग द ग्रुप क्या होगा? लेफ्ट टू राइट अलोंग द ग्रुप आयोनेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि नो न्यू सेल्स आर एडेड। यहां पर हम लिख देते हैं भाई रीजन, अलोंग द ग्रुप क्या होगा भाई? नो न्यू शेल्स आर एडेड, कोई नया शेल नहीं ऐड हो रहा है, तभी वहां पर आयोनेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। अब वहीं पर बोला जाए डाउन दी ग्रुप क्या होगा? डाउन दी ग्रुप क्या होगा? आयोनेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, यानी कि कम एनर्जी में आप निकाल सकते हो, बिकॉज न्यू शेल एड्स रेगुलरली। यानी कि देखो जैसा कि आपके पास है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डाउन द ग्रुप, यानी कि जब आप ग्रुप में कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप में आप डाउन हो रहे हो, तो जैसे ग्रुप 1 मान लो, तो हाइड्रोजन में 1 शेल है, पर लिथियम में 2 शेल है, बेरिलियम सोडियम में 3 शेल है, पोटेशियम में 4 शेल है, रुबिडियम में 5 शेल है, और सीजियम में 6 और इसमें 7 है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे तो ऐसे ही क्या होगा भाई, आपका नया शेल इंक्रीज होते जाएगा, नया शेल क्या हो जाएगा? ऐड होते जाएगा।
तो यहाँ पर क्या है, साइज बढ़ रहा है, तो साइज जितना ज्यादा एटम का होगा उतना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, होप करते हैं आपको समझ में आ गया। अभी दूसरा कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है वो आपको हम बता देते हैं। तो पहले आप इतना को नोट करिए, करता हूँ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लिथियम को, जिसका कि एटॉमिक नंबर 3 है। अगर आपको उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको देना पड़ेगा 134 किलो जूल पर मोल, इतना आपको एनर्जी वहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल। और वहीं पर लिथियम के जस्ट बगल में कौन है आपका, बेरिलियम है, जिसके एटॉमिक नंबर 4 है। तो उसमें आपको एनर्जी देना पड़ेगा 234 किलो कैलोरी पर मोल। भाई अभी किलो कैलोरी और मोल को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो बस आप इतना समझो कि आपको अगर लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है, एक मिनट ताऊ, मेरा यहाँ पर मार्कर वार्कर गिर जा रहा है एकदम भयंकर टाइप से। अगर आपको देखो यहाँ पर पीरियड 2 में पहला एलिमेंट कौन है, लिथियम, दिख रहा है, दिख रहा है, हम पीछे से देखते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। यहाँ पर पीरियड 2 में पहला एलिमेंट कौन है, लिथियम है। ठीक है, उसके जस्ट बाद में कौन है, बेरिलियम है, उसके जस्ट बाद में कौन है भाई, बेरिलियम है। तो बेरिलियम जो है जस्ट उसके बाद में है, पर उससे आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको 234 किलो कैलोरी पर मोल का एनर्जी देना पड़ेगा। पर वहीं आपको लिथियम से निकालना है तो आपको सिर्फ 134 किलो कैलोरी पर मोल का एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, समझे समझे भाई। यानी कि देखो यहाँ पर ये है, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर होने में ही आपको कितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका। तो अगर अभी मैं आपको ये चीज बोल दूं कि अलोंग द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, वहीं पर डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप में भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है पर वहां पर नए शेल्स कंटिन्यूअसली ऐड होते रहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये देखो अलोंग द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है पर नया शेल ऐड नहीं हो रहा, तो ये उसका हो गया पॉइंट। ठीक है, डन सर, डन। तो अब तीसरा हमारा कौन सा पॉइंट पे डिपेंड करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करता है, it is the repulsion shown by the inner electron to the outer electron. It is the repulsion shown by inner electron to the outer electron, यानी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना रिपल्शन शो करता है आउटर इलेक्ट्रॉन को, तो वही होता है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे कि मान लो आपका यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल। तो मान लो तीसरा शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, चौथा शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे अपना अट्रैक्शन फोर्स डालेगा। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों सेम चार्ज के हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है, ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है इट विल एक्ट एज अ स्क्रीन। देखो जितना ज्यादा बड़ा एटम होगा उसके जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के सामने एक स्क्रीन जैसा आएंगे और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज अ स्क्रीन। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ शेल रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ शेल जितना ज्यादा होगा उतना ही कम क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आप वहां से इलेक्ट्रॉन को उतना ही इजिली निकाल सकते हो। इनवर्स रिलेशन समझ के, यानी कि जितना ज्यादा शेल होगा उतना ही कम आपका आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है सर, ये पॉजिटिव जो है आउटर मोस्ट पे अपना अट्रैक्शन वाला फोर्स डालेगा, पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों आपस में है और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और इस वाले को और दूर कर देंगे, तो इसके ऊपर एक कम फोर्स लगा पाएगा, तो आप इजीली यहाँ से एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप इतना को नोट कर लीजिए, फ्रॉम stable atom we cannot remove electron
इजीली। स्टेबल एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आपके पास है ये, आपका मान लो आपके पास क्या है भाई, आपके पास मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो मैग्नीशियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 10 12 3s2 हो गया। ठीक है, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 या 3p0। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी किसका है, मैग्नीशियम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर एंटर किए हैं, आपके लास्ट शेल में किए हैं, एस वाले जो सब शेल है उसमें किया है। और आपको पता है एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और अभी ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। पर वहीं पर एल्यूमिनियम में पी में एंटर किया है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पर अभी सिर्फ उसमें कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। तो अगर हम आपसे बोले कि आप कहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हो, तो आप एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, समझे भाई, समझे विनोद। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आपका मैग्नीशियम वो ज्यादा है किससे, एल्यूमिनियम से। यहाँ पे रीजन लिख दो कि इन मैग्नीशियम द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in S subshell which is completely filled, but in case of आपका क्या नाम है, एल्यूमिनियम, the last electron enter in P subshell which is half filled, वो क्या है, आधा भरा हुआ है। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी वहां से आप इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहना है ज्यादा रहना ये जरूरी नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि इतना एनर्जी आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन को वहां से आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए। अभी एक क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन का ही तो मजा है सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम ज्यादा है कि लिथियम ज्यादा है, आप मेरे को बताओ कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है कि और लिथियम का। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। लिथियम में कितना है, 3, तो 1s2 2s1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेरिलियम इज फुल्ली फिल्ड बट लिथियम इज हाफ फिल्ड। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से, यानी कि अगर आपको बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एज कंपेयर टू लिथियम। इसी के साथ हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी खत्म हुआ। अब एक और छोटा सा पार्ट है, बस एक और छोटा सा पार्ट यहीं पर बता देते हैं। IE1 क्या होता है, IE2 क्या होता है और IE3 क्या होता है। IE1 होता है आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, वो होता है IE1। आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन वो होता है IE2, और आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन वो होता है IE3। तो अगर हम आपसे बोल दें क्या बोल दे सर, इसको थोड़ा मिटा रहे बीच का पार्ट को, ठीक है मिटा दिए सर, आई एम माफ करीमा मेरी। तो अगर हम आपसे बोल दे, क्या बोल दे भाई कि अगर मान लो आपका सोडियम है, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप उसे सोडियम प्लस कर दोगे तो 2 8 हो जाएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप उसमें सोडियम 2 प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2,7, और अगर आप इसमें सोडियम 3 प्लस करोगे तो 2,6। तो ये हो गया क्या, IE1 हो गया ये, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया IE2, ये क्या हो गया IE3।
तो यहाँ पर IE3 बहुत ज्यादा होगा IE2 से, फिर किससे, IE1 से। समझ रहे हो ना भाई? देखो जब ये 281 है तो ये क्या है, हाफ फील्ड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसको क्या मिल जाएगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो ये खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। पर अगर आपको ये स्टेबल से इसको और अनस्टेबल करना है, और अनस्टेबल करना है 2,7 2,6 में लेके जाना है, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि लॉस है एंड ऑफ द डे में। तो ये होता है I1 I2 और I3। अब हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप इसको नोट करिए, एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन की चाहत को, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्सक्यूज मी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है भाई? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron is added to a neutral gaseous isolated atom, to a neutral gaseous isolated atom। यानी कि भाई अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलेंगे सर, आप तो बोल ही रहे हैं तब से, पागल हो गया बोल बोल के। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो मैं आपको बदले में क्या दूंगा, एनर्जी दूंगा, रिलीज करूंगा, गैस रिलीज करूंगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि मैं जा रहा हूँ स्कूटी से, मेरा स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया, आप मेरे को बोले, मैं बोला मुकेश भाई पेट्रोल ला दे 100 रुपए का, मैं तो को बदले में क्या दूंगा, खुश होकर 120 रुपए दे दूंगा, ठीक है। मैं तो खुश होकर क्या दे दूंगा, 120 रुपए दे दूंगा। तो अगर तू मेरा परेशानी में मेरे को हेल्प कर रहा है, मेरे को तू क्या दे रहा है, पेट्रोल दे रहा है, तो उसके बदले में मैं तेरे को 100 की जगह 120 रुपए दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही होता है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम में, और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो वो आपको बदले में क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा एनर्जी। तो हम आपसे बोले कि व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 mole of fluorine, when an electron is added to a 1 mole of chlorine to convert it into 1 mole of fluorine minus ion, so fluorine releases a energy of 333 Kelvin, 333 मोल इनवर्स, 333 मोल इनवर्स एनर्जी, मोल एनर्जी इनवर्स। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि आपके पास फ्लोरीन है, आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, फ्लोरीन माइनस प्लस, आपको उसमें कितना दे देगा, 333 एनर्जी दे देगा, ठीक है। यानी कि, और यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस here represents energy is released। अगर माइनस लगाया हूं यानी कि उसका मतलब एनर्जी वहां पर रिलीज हुआ है, माइनस का मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो अगर आप फ्लोरीन है, मान लो आपके पास एक एटम है फ्लोरीन का, और आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे रहे हो, तो आपको बदले में 333 कैलोरी का एनर्जी दे देगा, ठीक है, ठीक ठीक है सर। तो ऐसे ही आप, क्या नाम है, ऑक्सीजन में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वो O2 माइनस बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन में जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वो O माइनस बन जाएगा, और आपको बदले में 142 कैलोरी का एनर्जी दे देगा। और जब वही O माइनस पे और एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वो O2 माइनस बन जाएगा, और आपको 702
कैलोरी का एनर्जी दे देगा। यानी कि समझ रहे हो, O से O2 माइनस बनने के लिए 702 कैलोरी का आपको एनर्जी दे देगा, यानी कि उस समय बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे उसको डिस्कस करते हैं। Smaller the size of atom, the attraction from nucleus is much higher, so greater energy will be released। भाई अब एक जो मेरा दिमाग में पॉइंट है ना, मैं बिना बोले उसको जा नहीं सकूंगा भाई, मैं बिना बोले उसको जा नहीं पाऊंगा भाई। एक चीज बताना मेरे को, एक चीज बताना भाई मेरे को, आपका रिलेशनशिप चल रहा है सर, आपकी उम्र का भाई, आपकी उम्र का 19 साल भी नहीं हुआ है। आज है 5, आज है 9 मई, मेरा बर्थडे है 27 मई को, अभी तक मेरा 19 साल भी नहीं हुआ। आपका और मेरा उम्र एकदम बराबर है, 18 साल के आप हो गए, मेरा 19 अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो जितना ज्यादा साइज छोटा रहेगा, यानी कि भाई बात को समझो, देखो गलत गलत नहीं लाना, मन में गलत नहीं लाने का, मन में गलत नहीं लाना। एक बात समझो कि जितना आपका क्या नाम है साइज छोटा होगा, जितना आपका क्या नाम है साइज ज्यादा छोटा होगा, उतने ज्यादा अट्रैक्शन होगा। यानी कि मान लो आप किसमें हो, रिलेशनशिप में हो, दिस इज नॉट गुड, आप क्या हो, मान लो रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो अगर अगर आप ज्यादा परेशान, मतलब आप शॉर्ट डिस्टेंस में, यानी कि आप अपने टाउन में आपके रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, तो क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस है, क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस नेवर वर्क्स, शॉर्ट डिस्टेंस ऑलवेज वर्क। तो शॉर्ट डिस्टेंस है, अट्रैक्शन उतने ही क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एनर्जी उतना ही ज्यादा रिलीज होगा, मतलब मिलना उतना ही ज्यादा होगा, पैसा उतना ही ज्यादा रिलीज होगा, टाइम भी आपको उतना ज्यादा खर्च होगा, यानी कि सब चीज ज्यादा रिलीज होगा। अट्रैक्शन जितना कम होगा, उतना ही सब चीज ज्यादा मिलेगा, उतने ही सब चीज ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है सर, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो अट्रैक्शन को कम करो भाई, और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। ठीक है, वापस से स्टूडेंट और मास्टर का दोस्ती अपना। ठीक है, तो एनर्जी कितना होगा, ज्यादा रिलीज होगा। ठीक है सर, ठीक है। तो जैसा कि मान लो बोरोन है और कार्बन है, तो बोरोन का 5, कार्बन का 6, तो 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। कार्बन में जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो -121 कैलोरी का एनर्जी रिलीज होगा। माइनस यानी कि एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुआ है। ठीक है, माइनस रिप्रेजेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू क्या, आपका बोरॉन, क्योंकि यहाँ पर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को दबा के खींच रहे। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा उतना ही कम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और साइज ऑफ एटम जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चाहत उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस को ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, एक बात को समझो, जैसे कि मान लो एग्जांपल क्या देते हैं हमें, आप ऐसा जगह जाओगे जहां पर आपको ज्यादा इज्जत मिलता हो, कि आप ऐसा जगह जाओगे जहां पर आपको कम इज्जत मिलता हो। जहां आपको ज्यादा मिलता है भाई, तो अपने एरिया में ज्यादा इज्जत मिलता है सबको, और बाहर जाओगे तो उतना इज्जत नहीं मिलता है। तो इसलिए स्मॉलर जितना आपका साइज रहेगा, जितना आप पास रहोगे आपके न्यूक्लियस से, उतना ज्यादा अट्रैक्शन फील करोगे और उतना एनर्जी वहां रिलीज हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा, उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन एडेड, न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ठीक है, सो मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो मोर इज द क्या, एनर्जी रिलीज्ड। तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन,
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ भाई कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, सो उतना एनर्जी रिलीज होगा। यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास है बोरॉन और फ्लोरीन, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 4 है, फ्लोरीन का 9 है, तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5। तो जितना ज्यादा यहाँ पर देखिए फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज है उतना ही अट्रैक्शन होगा, और जब आप एक इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर दोगे ना तो आपको एनर्जी कितना मिल जाएगा, -33 कैलोरी का। पर जब आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगा 121 कैलोरी का एनर्जी। ठीक है सर, न्यूक्लियर चार्ज आपको समझ में आ गया। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा आपका क्या एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या है तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इतना तो जो भी एटम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उसको बहुत कम टेंडेंसी रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का। मान लो है आप जीवन में बहुत ज़्यादा स्टेबल चल रहे हो, आपके पास अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास अच्छा गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा बंगलो है, आपको समझने वाले आदमी लोग भी है, तो आप फालतू का जीवन में अनस्टेबल काहे होने जाओगे? आप काहे फालतू का और अलग चीज़ में हाथ पैर मारोगे? आपका जीवन ऐसे स्टेबल चल रहा है। तो जो जिसका भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसको इलेक्ट्रॉन को उतना चाहत नहीं रहता। तो फुली फील्ड को तो चाहत रहता ही नहीं है, पार्सली फील्ड को थोड़ा चाहत रहता है, और इनकम्प्लीट फील्ड को बहुत ज़्यादा चाहत रहता है। जैसा कि मान लो अगर आपको नियॉन को नियॉन माइनस करना है, यानी कि आपको यू हैव टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू नियॉन, तो आपको घर से यानी कि आपको अपने से इसको एनर्जी देना पड़ेगा 99 कैलोरी का नियॉन माइनस करने के लिए। भाई आप ऐसा चीज करोगे क्यों जिसमें आपको अपना पैसा लगाना? भाई जब एक एटम को आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो खुशी से खुद एनर्जी रिलीज कर देता है, तो आप थोड़ी ना चाहोगे कि आप सामने से उसको एनर्जी दे के आप उसको नेगेटिव करो, आप उसको और अपने घर से एनर्जी दो कि आप अपना काम करवाओ। वही बात है ना भाई, तो हम क्यों फालतू का जो एटम स्टेबल है उसको एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन ऐड करें, जब जो अनस्टेबल है उसको इलेक्ट्रॉन दो तो एनर्जी रिलीज कर देता है, तो हमें किसी को, यानी कि भाई नियॉन है, आप उसमें 19 कैलोरी अपने से दोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, समझ रहे हो? तो क्या जरूरत है? तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के, इसलिए नियॉन का क्या है 1s2 2s2 2p6, s भी पूरा फील्ड है, p भी पूरा फील्ड है, इसलिए नियॉन क्या है इलेक्ट्रॉन को लेने में इतना वो नहीं करता है। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, और भी आपको हम बता देंगे। अब यहाँ पर ही बता देते हैं। तो देखो जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि एनर्जी कम रिलीज होगा। क्यों भाई? डाउन द ग्रुप में कंटिन्यूअसली न्यू शेल्स आर एडेड, सो attraction between nucleus and last electron decreases। भाई जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो नया शेल इंक्रीज ऐड हो रहा है, पीरियड 1 में 1 शेल, उसके नीचे पीरियड 2 में 2 शेल, उसके नीचे पीरियड 3 में 3 शेल, पीरियड 4 में 4 शेल, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो पीरियड नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो उतना ही अट्रैक्शन कम फील होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात कर दूं तो टॉप टू बॉटम ही है, तो लेफ्ट टू राइट का बात कर दूं अगर मैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो एक आपको इंटरेस्टिंग सा पॉइंट मेरे को बताने का था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का छोटा होता है क्लोरीन से। इंटरेस्टिंग क्यों, अभी बताता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ते रहता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। अभी आप मेरे मुंह में रेप्टा मारो, इससे पहले मैं आपको समझाऊं एक चीज। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 1s2 2s2 2p5,
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यानी कि फ्लोरीन के जस्ट नीचे तो कौन है, पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन है। मैं भी आपको जस्ट दिखाता हूँ, इससे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो, मैं अगर अभी आपको इसमें पीरियोडिक टेबल में दिखाऊं तो फ्लोरीन के जस्ट नीचे कौन है, क्लोरीन है। फ्लोरीन के जस्ट नीचे कौन है, क्लोरीन है। तो सर आपने तो बोला था कि एटम का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही उसका ज्यादा होगा, यानी कि उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। सर फ्लोरीन का ये 2 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो जब सर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, और जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करोगे दोगे, तो आपको क्लोरीन जो है वो 344 का कैलोरी का एनर्जी दे देगा, और ये आपको 333 का देगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है पता है, क्लोरीन हैज मोर स्पेस टू हैव एन इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का नंबर ऑफ सेल ज्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, वो आराम से इसमें रह लेगा, इलेक्ट्रॉन आराम से इसमें रह लेगा, पर फ्लोरीन में नहीं रह पाएगा। समझे, क्लोरीन हैज मोर स्पेस टू हैव एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन के पास ज्यादा जगह होता है एज कम्पेयर टू क्या, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। भाई मान लो आप ऐसी जगह जाओगे जहां पर आपको स्टेबिलिटी मिले, पर वहां पर आपको बहुत सुकड़ के रहना है, तो आपको वहां मजा नहीं आएगा। पर क्लोरीन में जाओगे तो आपको अपना बेड मिलेगा, एकदम राजा जी बन के सोओगे, तो वहां आपको ज्यादा मजा आएगा एज कम्पेयर टू कहाँ पर, जहां पर फ्लोरीन में आपको बस ऐसे रहने का जगह मिलेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप इतना को नोट करिए जल्दी से। तो अब क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये उतना खास पॉइंट है, चलो देख लेते हैं इसको भी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि आपका एटम का टेंडेंसी कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है। अभी तक तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, और यहाँ पर न्यू शेल्स ऐड होता रहता है। भाई एक चीज बताओ मेरे को, मैं आपको एक ही चीज पूछूंगा भाई। अभी देखो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास में, ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो यहाँ पर आपके पास लिथियम है और यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन है, यहाँ पर आपके पास लिथियम है, यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन है। तो जो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भयंकर स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाएगा। पर जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहाँ पहुंचेगा, बेरिलियम में पहुंचेगा, तो अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया। तो भाई जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ता है, और यहाँ पर सिर्फ उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ना होना उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा पैसा दे सकता है, मान लो। समझ रहे हो भाई, फ्लोरीन में अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जीवन में स्टेबल, असा लेरा बुझे अला ढूस ठैस ठूस, ये वाला था ना। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वो इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू लिथियम। ठीक है, अब ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो साइज ऑफ एटम, वही सब कॉमन है, तो ये मैं भी आपको नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, ये चीज हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। अभी हमारा बचता क्या है, पीरियड और ग्रुप, और आपका क्या नाम है, एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा, आप उसका नेमिंग कैसे करोगे, बस इतना सा पार्ट बचा है।
पहले आप इतना को नोट कर लीजिए। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पर एक आप ब्रेक ले लीजिए, अच्छा से वापस सब नोट्स को रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़िएगा। तो किसी को देखेंगे लाला, पीरियड्स को देखेंगे। पीरियड्स होता है भाई पीरियड्स। पीरियड्स क्या होता है? 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो 7 ऐसे करके लकीर रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल 7 पीरियड है। पहला पीरियड देखो ऐसे रहता है, पीरियड PERIOD, पीरियड 1, फिर पीरियड 2, फिर पीरियड 3, फिर पीरियड 4, फिर पीरियड 5, फिर पीरियड 6, फिर पीरियड 7। ऐसे लाइन ऐसे लाइन ऐसे लाइन ऐसे लाइन ऐसे लाइन, फिर यहाँ पर ऐसे करके पीरियड 7 हो गया। फिर यहाँ ऊपर में हमारे पास बन जाता है, क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 18 ऐसे करके ना। यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2 रहता है, फिर 3 से लेके 12 तक यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का रहता है, फिर यहाँ पर 17 से लेके 13 से लेके 18 तक का रहता है। ठीक है, तो हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज रहता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट, जो एलिमेंट है, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 92, ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है, वो एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक एलिमेंट। बस ऐसी जनरल नॉलेज के लिए समझ लो भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक एलिमेंट। और एक इसमें क्या नाम है, थोड़ा मॉडिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल में, सब एक्स्ट्रा पॉइंट है। देयर आर 14 एलिमेंट्स आफ्टर, 14 एलिमेंट आफ्टर, भाई मैच कनेक्ट हुआ क्या? हाँ, देयर आर 40 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथियम एंड 14 एलिमेंट आफ्टर, 14 एलिमेंट आफ्टर क्या नाम है आपका? एक्टियम, है ना। इसको हम लोग साइड में रख दिए थे, इसको हम लोग नीचे रख दिए थे। क्यों रखे थे एक्टियम को? टू अवॉइड एक्सपेंशन इन द पीरियोडिक टेबल। इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वो एक्सपेंशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग उसको अलग से रख दिए थे। एंड दिस आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज लार्ज इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पेनल्टीमेट शेल। ये सब क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। दिस आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज इलेक्ट्रॉन enters in penultimate cell। इलेक्ट्रॉन यहां पर पेनल्टीमेट सेल में एंटर होता है तो ये क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसका एग्जांपल आप देख लो भाई, जैसे कि आपका ये जो पीरियोडिक टेबल है, लेंथियम और एक्टियम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 एलिमेंट यहाँ और 14 एलिमेंट यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों को अलग से यहाँ पर इसलिए रखा गया है, ये छठवां और सातवां पीरियड वाले है ना, यहाँ छठवां और सातवां, 55 56 57। यहाँ देखो 57 के बाद जस्ट कौन है? 72। तो ये जो 58 से लेके जो 71 है, ये यहाँ पर बीच में आते, कहाँ आते हैं? बीच में आते, पर उसको अलग से रख दिया गया क्योंकि अनअवॉइड एक्सपेंशन ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या? जनरल प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीरियड। ठीक है, तो आप इतना को नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय अ यूनिट 1। एटॉमिक नंबर जो है वो यूनिट 1 से इंक्रीज होता है, जैसे हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, तो उसका एक एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सिंपल, तो उस बेसिस में उसको जाया गया। और वैलेंसी कैसे होता है भाई? द वैलेंसी goes from
1 to 4 देन डिक्रीजेस। देखो जैसे कि हम यहां पर ले लेते हैं पीरियोडिक टेबल को, ठीक है, पीरियोडिक टेबल को लिए, पीरियोडिक टेबल का साला प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। जैसे कि यहाँ पोटेशियम है, ठीक है, फोर्थ पीरियड में क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है, +1 होता है। अब मैं आपको वैलेंसी लिखाना तो नहीं सिखाऊंगा भाई, आई एम वेरी सॉरी। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, +2 होता है। तो देखो +1 के बाद कौन आएगा, +2, तो कैल्शियम को जस्ट इसके यहाँ पर बगल में रखा गया, ठीक है, कैल्शियम को यहाँ पर इसके बगल में रखा गया। फिर उसी तरह का से आपका जैसे गैलियम रहता है, स्कैंडियम रहता है, टाइटेनियम रहता है, वैंडियम रहता है, ये सबका वैलेंसी 3, 4, 5, 13, 14 ऐसे रहता है, ठीक है, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके सबका वैलेंसी रहता है। फिर 4 के बाद से फिर घटने लग जाता है, ठीक है, ठीक है सर, इसलिए हम लोग एलिमेंट्स को ऐसा सजाते हैं। अब वैलेंसी का भी एक झमेला है ना, 20 तक तो वैलेंसी 1, 2, 3, 4 फिर ऐसे घटता है, और उससे ज्यादा का जैसे जैसे होगा आपको बता देंगे, ठीक है सर। तो ये हो गया। अब क्या ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, ये सब पता ही है। चलो अब ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हाँ अब आपको पता चलेगा ना भाई, अब आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको क्या बोला था कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट बात करेंगे किसमें, पीरियोडिक टेबल में, तो जब तक आपको क्या चीज क्लियर नहीं रहेगा, आपका एटॉमिक साइज क्लियर नहीं रहेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर नहीं रहेगा, और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर नहीं रहेगा, आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट में क्या क्या होता है, सबसे पहला एटॉमिक साइज जो रहता है वो डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक साइज क्या होता है, एक काम करते हैं, यहां डिक्रीज लिख देते हैं और यहां पर इंक्रीज लिख देते हैं, ठीक है। तो जब आप पीरियड के ऐसे जाओगे, जब आप पीरियड के अलोंग जाओगे, तो डिक्रीज क्या क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो वो बहुत क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप लास्ट तक जाते जाओगे आपको और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एटॉमिक साइज हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो ये भी इंक्रीज होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होते चल जाएगा, ठीक है। और आपका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होते चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते चला जाएगा। देखो अब आपको मजा आया ना, अब आपको मजा आया। एक बार पीरियोडिक टेबल वापस से खोलते हैं सर, एक बार सर, एक बार देखिए, अभी क्लियर था तो आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आया ना, यही 5 पॉइंट आपको अभी क्लियर नहीं रहता, आप सर पकड़ के बैठ जाते। देखो तो जैसे मान लो यहाँ पर पीरियड 3 मान लो, ठीक है, पीरियड 3, तो सोडियम है, सोडियम के बाद कौन है, मैग्नीशियम है, उसके बाद यहाँ पर बीच में कुछ नहीं, फिर एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो सोडियम में आपका सोडियम में ये है, ठीक है, सोडियम लेफ्ट साइड में, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड बढ़ोगे, यानी कि जैसे जैसे आप पीरियड को ऐसे पार करके जाओगे, तो आप पॉजिटिव से किधर जाओगे, नॉन पॉजिटिव कैरेक्टर, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में आप चलते जाओगे। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड के लिए एनर्जी, तो यहाँ पर ज्यादा लगेगा राइट साइड में। तो अलोंग द पीरियड यानी कि जब आप पीरियड के अलोंग मूव करोगे, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं, अगर टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम में डिक्रीज क्या क्या होगा, जो यहां पर इंक्रीज हो रहा था यहां पर वो डिक्रीज हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी यहां डिक्रीज होगा, यानी कि आप इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे क्योंकि उसका साइज बढ़ते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज होगा। और इंक्रीज क्या क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। बस सिंपल, जो चीज लेफ्ट टू राइट में घटेगा यहां पर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई सिंपल आपका पीरियड और ग्रुप का, ठीक है सर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, ग्रुप का देखेंगे। ग्रुप का थोड़ा सही रहेगा पार्ट, उसके बाद मजा आएगा जब मैं आपको नेमिंग सिखा दूंगा, ठीक है, कैसे मतलब एटम्स को पूरा पीरियोडिक टेबल हम लोग ये बोर्ड में बना देंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए क्या होता है भाई, साला ग्रुप टॉपिक और इतना छोटा लिखेंगे मजा नहीं आएगा। ग्रुप 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 ग्रुप, तो ग्रुप का क्या है भाई, देयर आर
18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। 18 वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप कैसे रहता है आपको पता है? यहाँ पर ग्रुप 1, फिर यहाँ पर ग्रुप 2, फिर यहाँ पर आ जाता है ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे कर करके यहाँ पर तक ग्रुप 12, फिर ऊपर आ जाता है ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 और यहाँ से करके ग्रुप 18 तक, यानी कि ऐसे करके जनरली रहता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़े इस पार्ट को मिटा दे रहे हैं, आपको बताने के लिए बोल दिए थे। तो टॉप टू बॉटम ग्रुप C+2 है, तो उसके लिए ग्रुप पर्टिकुलर बन गया। जैसे देखो यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉटियम, बेरियम और रेडियम, सबका क्या है? वैलेंसी +2 है, तो इनका एक पर्टिकुलर ग्रुप 2 इनको दे दिया गया। ठीक है, सेम वैलेंसी को एक ग्रुप माना जाता है, सेम वैलेंसी को सेम ग्रुप में डाल दिया जाता है, यानी कि जिसका वैलेंसी मान लो +2 है तो उसको +2 वाले ग्रुप में डाल दिया जाता है। ठीक है, और आपका क्या नाम है? उन लोग का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले को भी एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले लोग को भी एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है। ठीक है, और आपका क्या नाम है? डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। भाई डाउन द ग्रुप में स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? डाउन द ग्रुप नया शेल ऐड होता रहता है, तो जितना ज्यादा शेल होगा उतना पॉजिटिव और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपस में बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जो बीच के इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल कर देंगे। बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट यही होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। अब हम लोग का बचा है दो चीज, कि आप सबसे पहला सीरीज कैसे आप पूरा पीरियड टेबल को याद करोगे, और आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि ग्रुप पीरियड ब्लॉक आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा दो चीज है, पहले हम लोग क्या करेंगे? सीरीज कैसे याद करेंगे, यानी पीरियड टेबल आप कैसे सीक्वेंस में याद कर सकते हो वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालना। ठीक है, हमारा चैप्टर फिर एंड हो जाएगा। तो आप इतना को नोट कर लीजिए जल्दी से। तो कॉमन सिनोनिम ऑफ द सीरीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि आपका पूरे इसको बना लेते हैं। ग्रुप 1 का आपको बताएंगे, ठीक है, और आपका ऐसे बनाते ताऊ। सबसे पहले यहाँ पर पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ग्रुप 1 को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? ग्रुप 1 को देखते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 से लेके 17 तक हम आपको सिखाएंगे। बीच के ट्रांजिशन एलिमेंट आपको सीखने का जरूरत नहीं है, पूरा आपको अभी पीरियड टेबल यहाँ पर बना देते हैं। तो ग्रुप 1 में बेसिकली हमारे पास क्या रहता है? हे लीना ना कर रब से फरियाद, हे लीना ना कर रब से फरियाद। इसका हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, हे लीना जी ना कर रब से फरियाद। लीना जी ना करिए रब से फरियाद, यानी कि ग्रुप 1 को आप कैसे याद करोगे? इसके पीरियड 1 में रहेगा हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर क्रिप्टन। क्रिप्टन नहीं, आई एम वेरी सॉरी बाबू, यहां पर रहेगा आपका पोटेशियम। हे लीना ना कर, यहां रहेगा पोटेशियम, फिर ये रहेगा रूबिडियम, फिर ये रहेगा आपका सीजियम। रब से ना कर फरियाद, हे लीना ना कर रब से फरियाद। लीना जी रब से फरियाद नहीं करिए, आके पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिए जो राघव सर पढ़ा रहे हैं। ग्रुप 1 जो हमारे पास है, ग्रुप 1 में यानी कि इसका वैलेंसी कितना है? सब एलिमेंट्स का +1 है। ठीक है, जाकर चेक कर लो। तो हाइड्रोजन का +1, लिथियम का +1, सोडियम का +1, क्रिप्टन पोटेशियम, फिर रूबिडियम, फिर सीजियम, फिर फराडियम। ठीक है, फराडियम देखो, फराडे का आरती ओम फो, तो ये हो गया ग्रुप 1। अब क्या हमारे पास? ग्रुप 2।
तो ग्रुप 2 का सीक्वेंस क्या है भाई? ग्रुप 2 का सीक्वेंस क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो हम लोग पहले ये लिख लेते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ठीक है, आरी राजी। तो एक मिनट, यहां पर जो चालू होता है वो आपका पीरियड 2 से चालू होता है। ठीक है, वो आपका कहां से चालू होता है भाई? पीरियड 2 से, क्योंकि पीरियड 1 में तो सिर्फ हाइड्रोजन और यहाँ पर आपको दिखेगा हीलियम, बाकी सब तो नीचे नीचे रहते हैं ना। तो यहाँ पर है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप राजी। ठीक है, तो बी से हो जाएगा बेटा, एमजी से हो जाएगा मांगे, सीए से हो जाएगा कार, एसआर से हो जाएगा स्कूटर, बीए से हो जाएगा बाप राजी। ठीक है, बाप राजी रेडियम में। ठीक है, एक है रेडियम। इसको याद करने का तरीका भाई, ठीक है, ये सब का वैलेंसी कितना है? +2 है, चेक कर लेना गाइस। अब यहाँ पर बीच में कौन आ जाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, पर हम इतना जगह छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। ठीक है, यहाँ बीच में कौन आ जाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उसको आप बीच में इमेजिन कर लिया, जगह छोड़ दो। आप यहां से स्टार्ट करना ग्रुप 13 करके, पर हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 आपके पास क्या है भाई? बैगन आलू गाजर इन थाली, यानी कि आपका बैगन गाजर आलू इन थाली। तो ग्रुप 13 हम लोग चालू करते हैं कहां से? वही पीरियड 2 से। तो बैगन आलू गाजर इन थाली, थोड़ा हम ना अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, बैगन आलू गाजर इन थाली NH। तो हाय बैगन आलू गाजर इन थाली, और ये NH ऐसे याद कर लेना। ठीक है, इन सब का नाम क्या है? बी से हो गया बोरॉन, एल से हो गया एल्यूमिनियम, जीए से हो गया आपका गैलियम, आईएन से हो गया आपका इंडियम, टीएल से यहाँ पर आपका टीएल है, टीएल से हो गया थालियम, और NH से आपका हो गया निहोयम 113 एलिमेंट एटॉमिक नंबर से। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप 13। अब कौन है? ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 में आपका पीरियड 2 से चालू होगा। ठीक है, जो कि आपका कार्तिक, शिव, गणेश, शनि, पार्वती, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट। तो ये क्या है? FL। सी फॉर कार्बन, सी फॉर कार्तिक जी, कार्तिक, शिव, गणेश, शनि देवता, माता पार्वती, पार्वती, और यहां पर FL से आपका हो गया फेलोरियम, फेलोरियम। ठीक है, CSIGESNPBFL। ठीक है, ये आपको हो गया कौन? ग्रुप 14। अब हम लोग देखेंगे अपना ग्रुप 15 को। तो ये है आपका नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, यही होगा? हाँ यही है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। बिक बिग बिग बिक रहेगा, फिर उसके बाद MC हो जाएगा। ठीक है, कंट्री से भी ऐसा MC लगाना पड़ता है भाई। आई एम वेरी सॉरी। मैरी क्रिसमस। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिग MC स्टैंड फॉर आपका म्यूजियम। म्यूजियम। ओके 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 ओके। ठीक है, क्या है? कार्तिक, शिव, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए MC। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ग्रुप 16। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब इसको आप ऐसे याद कर लेना, OSSI TEPOLV, लुई विटॉन, OSSI TEPOLV। अब कौन है? ग्रुप 17, जो कि आपका ये भी पीरियड 2 से चालू होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ATTS।
इसका भी कोई सीक्वेंस नहीं है। अब ग्रुप 18 देखो, ठीक है। ग्रुप 17 भाई देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो मुंह में याद है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और AT और TS। अब ग्रुप 18 आपका लास्ट, हीलियम, जितने भी नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ओजिशन, ठीक है, डन। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल जो कि आपको काम है क्लास 11th में, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोग नहीं घुसेंगे भाई अभी। और यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ये देखो कॉमन सिनोनिम ऑफ द सीरीज में मिटा रहा हूँ, इससे ज्यादा जरूरी है मैं आपको एक पॉइंट या फिर मार्किंग करूंगा। ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, ये आते हैं एस ब्लॉक में, यानी कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस में एंटर करेगा, ठीक है। और ये जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 से लेके आपके ग्रुप 16 ने, ठीक, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक है, ये सब के लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आते हैं। और ये जो हीलियम यहाँ पर एक्सेप्शन है, हीलियम बस एस ब्लॉक का है, बाकी नियॉन में भी, सॉरी ये कौन सा ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है, पी ब्लॉक। और आपके ये जो बीच में है ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ये सब है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये सब आते हैं आपके डी ब्लॉक में, ठीक है। और ये नीचे वाला एफ ब्लॉक में। तो यहां पर बस आप याद रख लेना, देखो ये रहा एस ब्लॉक, ये रहा डी ब्लॉक, ये रहा पी ब्लॉक, ये रहा एफ ब्लॉक, ठीक है। बस इतना ही है। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू डिटेक्ट पीरियड एंड ग्रुप। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, हे लीना ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थाली, कार्तिक शिव गणेश शनि पार्वती, और आपका ये FL, ये सब सारा ना साइंटिस्ट लोग का नाम है, 110 100 के बाद में। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, ठीक है। तो हमारा लास्ट मेथड क्या है, बस कि वो ट्रिक, आप पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक कैसे निकाल सकते हो, नोट कर लो। ब्लॉक तो सिंपल है, थोड़ा ग्रुप में कॉम्प्लिकेशन है, ब्लॉक तो सिंपल है, उतना भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जब राघव खत्री आपके साथ, तो डरने की क्या है। जब ब्लॉक की बात किया जाए तो वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, एटॉमिक नंबर लिखना आता है, 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 3d 10, बस राजा जी आप कर दोगे कमाल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा, उससे हम लोग को ब्लॉक पता चलेगा। पीरियड हमें पता चलेगा हाईएस्ट एन वैल्यू से। एक ठो क्वेश्चन लेंगे, सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई हड़बड़ाइए मत। ग्रुप का 3 केस बनता है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहां करेगा, उसके ऊपर 3 केस बनता है इसका। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर किया, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर किया, ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर किया, तो अगर वहां पर एक इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ग्रुप। बस बात दबाओ। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी ब्लॉक में एंटर हुआ, ठीक है, हम आपको सब बता देंगे, तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बस 2 मिनट का टाइम और दीजिए। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर हुआ तो ns इलेक्ट्रॉन प्लस 1 माइनस n माइनस n-1 का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो यहीं पर आपको क्वेश्चन कराते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। सोडियम का आप क्या क्या बताओ, पीरियड, ब्लॉक और ये ग्रुप। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, किसी का भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बताने का, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो पीरियड बताने के लिए क्या हमें क्या देखना है, हाईएस्ट एन वैल्यू। यहां पर एन यानी कि जैसे एस है तो एस के आगे क्या लगा 1, एस के आगे क्या लगा 2, पी के आगे लगा 2, एस के आगे क्या लगा 1, यानी कि ब्लॉक के आगे वाला जो है होता है नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो हाईएस्ट एन वैल्यू कहां पर है, हाईएस्ट एन वैल्यू आपका 3 है, तो वो हो जाएगा इसका पीरियड। इसका पीरियड क्या है 3, ठीक है। अब पीरियड के बाद मान लो ग्रुप आपसे बोला जाए, तो ग्रुप है, ग्रुप के लिए आप क्या करोगे, देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर एस वाले में एंटर हुआ है, ठीक है, और एस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट ग्रुप में।
ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए ब्लॉक, तो ब्लॉक वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ है, एस में, तो ये हो गया एस ब्लॉक। इतना सिंपल है। अभी हम लोग को अगर चेकिंग करना है, इसका चेकिंग करना है, बोले 1 खोगा 2, 2 खोगा 4, 4 खोगा 8। अगर आपको इसका चेकिंग करना है तो निकालो सोडियम को मार के, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो पीरियड 3, हाँ सर पीरियड 3। सर ग्रुप तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, पर वो आपके फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप है, देखिए फर्स्ट ग्रुप, सोडियम फर्स्ट ग्रुप। ब्लॉक यहाँ नहीं दिया हुआ, वो एस ब्लॉक में, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक हम लोग नाइट्रोजन को ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 1, अरे माँ कसम बोर्ड का ही गिर गया, अरे चाचा बोर्ड का ही गिर गया, अचानक से लगा नहीं, लग गया, सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है, बोर्ड कैसे गिर जाता है। फिर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब पीरियड क्या हो जाएगा इसका, हाईएस्ट एन वैल्यू 2। ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हुआ, पी ब्लॉक में, तो पी। अब ग्रुप के लिए एक चीज आप समझिए, एकदम कान लगा के, मन लगा के, ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो देखो ये आपका पॉजिटिव है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ठीक है। ये 1s है, ये 2s है, सॉरी ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। तो यहाँ पर सिर्फ s ब्लॉक रहता है, यहाँ पर s और p ब्लॉक दोनों रहता है, ठीक है। आप पढ़ रखे हो कि इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ s और p है, तो वैलेंस शेल क्या होता है, ऐसा शेल जहां पर लास्टली इलेक्ट्रॉन एंटर हुए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो p में भी आपका p, और ये जो सेकंड वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुए, तो टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5, तो 10 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आज के लेक्चर, आज का वन शॉट हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ। मैंने आपको आयनेशन एनर्जी, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पूरा पीरियोडिक टेबल, पीरियड, ग्रुप, और आपका कैसे कैसे साइंटिस्ट लोग आए, और ये सब पॉइंट आपको मैं समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर पे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों पे शेयर करो, और कुछ भी डाउट है तो जरूर से हमें बताओ कि लेट अस नो कि हाँ क्या क्या भाई हमारा गलती हो रहा है वीडियो में, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में और सुधार के डालेंगे, ठीक है। हमारा इस चैनल पे क्लास 11 वाले लोग के लिए अभी तक आपका वन शॉट आ रखा है, ये पीरियोडिक टेबल का आ जाएगा, और एक वन शॉट आ रखा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। नेक्स्ट वन शॉट हमारा रहेगा केमिकल बॉन्डिंग का, इसी एनर्जी के साथ हम लोग उसको भी शूटिंग करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो जरूर से लाइक करके जाना, हमारा कुछ भी मिस्टेक बताना है तो कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।